हाय देयर, यू वॉचिंग इट्स नॉट फेक। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से रोज मैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर आती हूं, खबरों के पीछे का विश्लेषण और खबरों के पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी हेडलाइन से। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत का 9वां स्थान। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में रोज तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्रियों से हुई चर्चा से कराया पीएम को अवगत। जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी दर रही 3.1%, 2.2% का था अनुमान। भारत चीन की मध्यस्थता ट्रंप को दो टूक। चीन ने कहा भारत चीन विवाद में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। और ट्रंप ने ट्विटर फेसबुक पर कसी नकेल, कार्यकारी आदेश को दी मंजूरी। तो ये सारी 5 बड़ी खबरों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। खबरों को बताने के अलावा उसका विश्लेषण करूंगी और बियॉन्ड द हेडलाइंस क्या कुछ सच्चाई है उसे भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। अभी आपने पिछले हफ्ते ही देखा था कि भारत का जो स्थान था वो 10वें नंबर पर था और अब एक हफ्ते से भी कम हुआ है और 9वें स्थान पर भारत आ गया है। एशिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित भारत में है। देश से संक्रमितों की संख्या 1,67,000 से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि भारत विश्व के जितने भी देश हैं वर्स्ट हिट 9th वर्स्ट हिट नेशंस में इस समय भारत माना जा रहा है, जहां तक नंबर ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ कोरोना आर कंसर्न्ड। अगर आप मरने वालों की संख्या देखें तो जो मृतकों की संख्या है वो 4,704 है। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं 1,65,000, लगभग ऑलमोस्ट 66,000 पहुंच रहे हैं, 1,66,000 के करीब। तो ये जो आंकड़ा है और जो मैंने आपको बताया है कि भारत का 9वां स्थान है, अगर आप इस पोजीशन को देखें तो अब भारत ने टर्की को ओवरटेक कर लिया है। क्योंकि अगर टर्की में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस अगर आप देखें तो 1,60,980 के करीब वहाँ पर मामले थे और अब भारत में जो आंकड़ा है वो 1,66,000 हो गया है। तो इंडिया इज अमंग्स द 9 वर्स्ट हिट नेशंस बाय कोविड। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एक नया एपिसेंटर माना जा रहा है। बहुत अप्रैल और अगर अर्ली मई में देखें तो ये कहा जा रहा था कि चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल में हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने काबू कर ली हैं। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से एक जो कोविड का जो ग्राफ है उसमें एक स्टीप राइज देखी जा रही है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न माना जा रहा है। एक चिंता का विषय है कि इतने केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली एक नया एपिसेंटर बन रहा है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्टेड सिटीज़ में है और दिल्ली दूसरे स्थान पर है, यानी कि दिल्ली दूसरा नया एपिसेंटर बन रहा है। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा जितने और राज्य हैं जहां से नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस के बारे में ज़्यादा खबरें सुनाई पड़ रही हैं वो है बिहार, असम, केरला। केरला उन राज्यों में था जहां पे चीज़ें काबू में आ गई थी, लेकिन जब बाहर के जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने वापस आना शुरू किया, एक्सपैट्स थे उन्होंने वापस आना शुरू किया, तो वहाँ का भी ग्राफ अब बिल्कुल ख़राब हो गया है। यानी कि केरला में भी इस समय एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, यानी कि जो जिस राज्य ने चीज़ों को काबू कर लिया था वहाँ पे भी अब चीज़ें हाथ से बाहर निकल रही हैं। तो बिहार का आपको मैंने बताया, असम, केरला और महाराष्ट्र। यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली जैसे सिटीज़ में देखें तो वहाँ के क्रिमेटोरियम्स हैं, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्रिमेटोरियम्स आर हैविंग अ ह्यूज बैकलॉग। अस्पताल हैं, वहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अस्पताल हों चाहे दिल्ली के अस्पताल हों। पीपीईज़ की कमी बताई जा रही है, मास्क की कमी बताई जा रही है। क्रिमेटोरियम्स में लंबा बैकलॉग है जहाँ पे कि डेड बॉडीज़ को न जलाया जा सकता है, न बेरी किया जा सकता है, बॉडी को न दफनाया जा सकता है। तो इस तरीके का जो एक सोशल क्राइसिस है वो भी सामने आ रहा है। अब इस चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा, एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस है और पहली बार इस तरीके का एक इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस विश्व के सारे देश इस समय निपट रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत की सरकार बार बार ये चीज़ें कहती है कि बाकी देशों की तुलना में भारत
ठीक कर रहा है। अब जहाँ पर इकोनॉमी खोलने की बात आई है और अब और इकोनॉमी को रिलैक्स किया जाएगा और रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे, तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस का क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा, ये बड़े सवाल हैं। हम पेपर पे आज भी लिखते हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, 50% कैपेसिटी में हमें सारी चीज़ें फिर से शुरू करनी चाहिए। लेकिन भारत ऐसे देश में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज़ दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग रियली पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोगों में भी जो एक सोशल बिहेवियर देखा जा रहा है कि शुरू में जो लॉकडाउन फेज़ 1 था उसमें जितने स्ट्रिंजेंटली लोगों ने रूल्स फॉलो किए, अब वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और भारत की सरकार बार बार इस बात को कहती है कि अब आपको कोरोना के साथ जीने की आदत सीख लेना चाहिए। तो पेपर पे भले सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, हम इकोनॉमी को खोलने के वक्त पेपर पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट टू बी सीन एनीवेयर। आप चाहे माइग्रेंट क्राइसिस को ले लीजिए, जिस तरह से मजदूर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? फ्लाइट्स देख लीजिए, फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं, अलग अलग शहरों से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग बीइंग फॉलोड देयर? सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज ऑफ कोर्स आर देयर इन प्लेस, बट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग बीइंग फॉलोड? आई थिंक दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। ऐसा नहीं हो पा रहा है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस समय ये बड़े सवाल है भारत की सरकार के ऊपर, क्योंकि एक तरफ लोगों की आम जिंदगी का मसला है, लाइवलीहुड का मसला है, जीवन यापन कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था को किस तरह चलाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन ये भी हकीकत है कि एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो लॉकडाउन के साथ साथ लाइवलीहुड और अर्थव्यवस्था को चलाने का बैलेंस किस तरह के तरीके से किया जाए, उसमें सोशल बिहेवियर को, एक सेल्फ डिसिप्लिन और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, उस बिहेवियर को कैसे इनकलकेट किया जाए, इसका ब्लूप्रिंट मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार दे पाई है। लेकिन जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ गई है। पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर सौंप दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब राज्यों ने बहुत कन्वीनियंटली इंडिविजुअल्स को कह दिया कि अपनी देखरेख अब आपके हाथ में है। अगर आप मरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप जिंदा रहते हैं तो थैंक गॉड फॉर योर इम्यूनिटी। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है अब वो एक सामने देखने को आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, इंडिया इज अमंग्स द 9 वर्स्ट हिट नेशंस ऑफ द कंट्री। सो लेट्स नॉट बी smug about it, let's not be complacent about the fact that India is doing well. भारत में और एहतियात की ज़रूरत है शायद। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत में के बारे में उन्हें बताया है। केंद्र सरकार 31 मई से पहले गाइडलाइंस जारी कर सकती है, ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि 1 जून से मंदिर खुलेंगे, लेकिन वहाँ 10 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आज कल अगर आपको ध्यान हो तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ फ़ोन पर बातचीत की थी, और उसके बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई थी सारे राज्यों की, जिसमें कि ये कहा गया कि अब जो आगे की स्ट्रैटेजी है वो आपकी क्या होगी, इफ़ यू हैव टू ओपन द इकोनॉमी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रोड अहेड। तो इस पे ये सारी बातें हुई हैं, और जो कि ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी जितने भी 4 phases ऑफ लॉकडाउन अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट वन टू टेक द इनिशिएटिव टू टॉक टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। लेकिन इस बार पहली बार लॉकडाउन 4 के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस मीटिंग की अगुवाई की है, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया है कि उनकी क्या बातचीत हुई है। तो ये तो रही बात मीटिंग की, उसका आउटकम क्या निकला उसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को बताया गया है कि राज्य क्या क्या चाहते हैं। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जो छन की खबरें हमारे पास आ रही हैं, उसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को खोलिए, और इकोनॉमी को खोलने का मतलब है कि इकोनॉमी तो खोलिए लेकिन साथ में सोशल लाइफ को भी खोलिए। जब मैं सोशल लाइफ बोलती हूँ तो सोशल लाइफ से मतलब है मल्टीप्लेक्सेस के खुलने का, रेस्टोरेंट्स के खुलने का, जिम्स, पब्स, क्या ये सुविधाएं जो हैं सोशल लाइफ की, क्या उन्हें खोला जाए? अगर खोला जाए तो कितनी कैपेसिटी के साथ खोला जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50% कैपेसिटी में ये सारी चीज़ें खोल देनी चाहिए, खोलना चाहिए। बट हाउ सेफ इज़ इट, नोबडी हैज़ एन आइडिया। किसी के पास इस बात का ब्लूप्रिंट नहीं है कि क्या गारंटी है कि आप 50% कैपेसिटी में चीज़ें खोलोगे और इन्फेक्शंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार इस चीज़ को साउंड आउट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया जो डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, उन्होंने एक नहीं कई बार इस बात को बोला है कि जो कोरोना पैंडेमिक की पीक है वो मिड जून में आएगी, एंड बाय द एंड ऑफ
जून यू विल हैव द रियल स्ट्राइकिंग फिगर्स फॉर कोरोना वायरस। तो अगर ये स्थिति है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इकॉनमी खुलेगी, कैसे लोगों का जीवन यापन चलेगा। लेकिन फिलहाल गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट्स को वो मंडे से खोलने वाले हैं, यानी कि सोमवार से खोलने वाले हैं। उसी तरह से कर्नाटका के जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स को खोला जाए। उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उधर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने तो कह दिया है कि पूजा घरों को भी खोल दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में पूजा घरों को खोल दिया जाए, जिम्स को खोल दिया जाए और रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर्स, अगर सब चीज़ों को खोल दिया जाए, भले 50% सीटिंग कैपेसिटी के तहत ही हो, तो क्या वो एक्चुअली में लॉकडाउन कहलाएगा? इज इट रियली गोइंग टू बी अ लॉकडाउन और इज इट जस्ट गोइंग टू बी अ सॉफ्ट लॉकडाउन विच इज़ गोइंग टू बी ऑन पेपर? ये सारी चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का सवाल है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम पूरी तरह से चीज़ें खोलने वाले हैं? क्या लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा या हम फिर आगे लॉकडाउन 5 की तरफ बढ़ रहे हैं? इन चीज़ों पे अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन 5 को लेकर अभी मंथन चल रहा है। अभी 1 या 2 दिन में ये गाइडलाइंस आ सकती हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हरियाणा में जो स्थिति है, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं दिल्ली के, वो अभी मैटर ऑफ कंसर्न बन रहे हैं। हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने फिर से इस बार बॉर्डर्स को सील कर दिया है। अभी 1-2 दिन पहले यूपी बॉर्डर, जो यूपी और गाजियाबाद बॉर्डर है, उसे भी सील कर दिया गया था क्योंकि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे। तो एक प्रोटेक्शनिज्म का जो एटीट्यूड राज्य सरकारों की तरफ से आ रहा है, उससे मुझे लगता है कि एक डाउट है कि चीज़ें पूरी तरह से ओपन अप हो पाएंगी। और अगर ओपन अप होती हैं, इट्स गोइंग टू बी रिस्क विद ऑल द डेंजर्स। अब उस रिस्की सिचुएशन को सरकारें कैसे निपटेंगी, लोगों का सोशल बिहेवियर कैसे चेंज होगा, ये सब बड़े सवाल हैं जिसके बारे में बहुत अनसर्टेनिटी है। और अगर सरकार इस बात को कहती है कि नहीं, हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, तो जीना सीख लेना चाहिए, लेकिन शायद आपको मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राज्य सरकारें चाहे जितना भी बोले कि नहीं, दे आर ऑल बैटल रेडी फॉर कोविड-19, नन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर रेडी, बी इट महाराष्ट्र, बी इट दिल्ली, दे ऑल हैव अ शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कि रिस्क एवर्स बिहेवियर पब्लिक में लाना एक बड़ी चुनौती है किसी भी राज्य सरकार के लिए। आप कितनी भी गाइडलाइंस निकाल दीजिए, कितनी भी एडवाइजरीज निकाल दीजिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पढ़ी लिखी जनता अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, तो आज रूरल एरियाज़ में, यानी कि गाँव में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो अब भारी संख्या में, कल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि करीब 97 लाख माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं, प्रवासी मजदूर, वो अपने गाँव को लौट गए हैं और बहुत भारी मात्रा में संक्रमित मजदूरों की संख्या भी सामने आ रही है। तो ऐसे में रूरल एरियाज़ में जहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी इतनी नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों में इस सोशल बिहेवियर के बारे में लोगों को कैसे अवगत कराएंगे? क्या उन चीज़ों को लेकर वो रिस्क एवर्स बिहेवियर अपने अंदर इनकलकेट कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। बहरहाल लॉकडाउन 5 होगा या नहीं होगा, इस पर हमें 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश का जीडीपी 3.1% रहा है, जबकि अनुमान 2.2% का था। हालांकि पूरे साल के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% रही थी, जबकि अनुमान 4.4% का था। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार जीडीपी के आंकड़ों को जारी किया है। हालांकि इस आंकड़े पर लॉकडाउन का ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि मार्च के अंतिम हफ्ते में लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो आज एक पहला इंडिकेशन हमें इस बात का मिला है कि लॉकडाउन का असर हमारे जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब मार्च को अगर देखें तो जनवरी टू मार्च का ये जो फिगर है ये आया है। बड़ी खबर इसमें क्या है, जो रीड बिटवीन द लाइंस है, हम इस बात को सोचकर आज खुश हो रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ गिर जाएगी, और हमें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज़ 3.1% के करीब बताई जा रही है और इस तरीके की इस समय बातें हो रही हैं। लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको करनी है, वो ये है कि भारत एक आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, आई मस्ट से। और जीडीपी ग्रोथ जो ये 4th क्वार्टर के जो फिगर आए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सेक्टर वाइज देखिए तो जो 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनका जो आउटपुट है वो कितने परसेंटेज से गिरा है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का जो आउटपुट है वो 22.8% गिरा है। सीमेंट का आउटपुट 86% गिरा है।
स्टील का आउटपुट 84% गिरा है, फर्टिलाइजर 4.5%, रिफाइनरी 24.2, क्रूड ऑयल 6.4, कोल यानी कि कोयला 15.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें अप्रैल के महीने में अगर हम देखें तो ये सारे आउटकम, सारी आउटपुट बुरी तरह से पिटी हैं, बुरी तरह से उनमें गिरावट आई है। लेकिन अब ये डेटा कितना इम्पैक्टफुल है, कितना क्रेडिबल है, अब आपको ये इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो जो डेटा गैदरिंग थी वो इम्पैक्टेड थी, लोग डेटा सही में नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। तो इसमें ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो जैसे इनकम टैक्स की फाइलिंग है उसको लेकर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस थी सरकार की, वो बढ़ा दी गई हैं। तो इस डेटा को रिवाइज़ किया जाएगा। लेकिन आज एक पहली झलक हमें मिली है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है। इनफैक्ट जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ था उसके पहले से ही हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लगिश मोड में थी और उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को कहा था कि हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नथिंग टू वरी, वी आर स्ट्रॉन्ग एज फार एज द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर कंसर्न। अब इस बीच उन्होंने कोविड पैकेज भी रिलीज़ कर दिया है 20 लाख करोड़ का, उसके पहले भी कुछ पैकेजेस रिलीज़ हुए थे, टोटल जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। लेकिन आम लोगों की जेब में आज भी पैसे नहीं हैं, लोग आज भी रोटी, कपड़ा और जो रोज़ की ज़रूरतें हैं उसके लिए जूझ रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो जो ये फिगर्स आज आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, ये एक साफ इंडिकेशन है और आज सरकार से बड़ा सवाल है कि जो आपने अभी कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, इस इंडिकेशन को अगर आप देखें, जो 8 सेक्टर्स का इंडिकेशन मैं आपको बता रही हूँ, वो एक साफ इंडिकेशन है दैट देयर इज़ नीड फॉर अ ग्रेटर फिस्कल पैकेज, देयर इज़ अ नीड फॉर अ हायर फिस्कल स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस कैसे आएगा, डिमांड्स को कैसे बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि इस आर्थिक मंदी में लोग जाकर क्यों खरीदेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वापस कैसे आएगा कि आप जाइए मॉल्स में जाकर अपनी खरीदारी करिए या गाड़ी खरीदिए या घर बनवाइए या अपने फर्नीचर्स ठीक करवाइए। आज वो कॉन्फिडेंस लोगों में कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि 2022 तक आप भूल जाइए कि आपकी आर्थिक व्यवस्था वाकई में पटरी में आएगी। तो अगर बड़ी इकोनॉमीज़ का ये हाल है तो भारत का क्या कहना। यहाँ तो हम अभी भी डिनाइल मोड में चल रहे हैं, चाहे आप वो निर्मला सीतारमण का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए जो 5 ट्रांचेस में उन्होंने अनाउंस किया था, या कोई भी केंद्रीय मंत्री वो एक स्वर में बोल रहा है कि नहीं, ये तो ऑपोजिशन और एक्टिविस्ट की साजिश है, वो भारत की सरकार को वो डिमीन करना चाहते हैं, उनको एक बैड लाइट में पेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज आर्थिक कॉन्फिडेंस, जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमरिज्म का कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें आज वापस कैसे आएंगी, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसका आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप YouTube पे कमेंट करिएगा। इसके पहले की जो स्टोरीज थी उसके पीछे का जो मैंने सच बताया था उस पर भी कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर चीन ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि ये भारत और चीन के बीच का मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए। चीन का आरोप है कि अमेरिका क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का अवसर तलाशता रहता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। तो डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना पैतरा फेंक दिया। लेकिन जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की जो पूरी स्टोरी है वो मई 10 से इस स्टोरी को हम लगातार सुर्खियों में देख रहे हैं, लगातार मीडिया में बनी हुई है। और ये जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच का, वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत ने बॉर्डर पर यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। जो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया, उसको वाकई में कसने की कोशिश की। तो चाइनीज़ ने अपनी ट्रूप्स का प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा दिया। जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं अगर आप वो देखें तो उन सैटेलाइट इमेजेस में ये साफ कहा गया है और देखा जा रहा है और कई चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि देयर इज़ अ हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिलरी। और आर्टिलरी में क्या क्या है, आर्टिलरी में आपके फ्लैट बेड ट्रक्स हैं, एक्सकवेटर मशीन्स हैं, डंपर ट्रक्स हैं, इन सारी चीज़ों को चाइनीज़ ट्रूप्स ने वहाँ पर रखा है। और उसकी एवज में भारत ने भी अपने ट्रूप्स को वहाँ पर बिल्डअप किया है, यानी कि बिल्कुल टिट फॉर टैट इस समय बैटल देखी जा रही है एज फार एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कंसर्न। तो जो स्टैंड ऑफ है वो लगातार 2 टूक जो एक लड़ाई देखी जाती है वो इस समय भारत और चाइना के बीच में देखी जा रही है ईस्टर्न लद्दाख में। और जो पैंगोंग सो लेक है वहाँ पर ये सारा, उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे ये
ट्रूप बिल्डअप हो रहा है। लेकिन इस लड़ाई में अब ये एक त्रिकोणीय लड़ाई बनती जा रही है, एक ट्रायंगुलर फाइट बनता जा रहा है, जिसमें एक तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है कि भारत और चीन ने लड़ाई के बावजूद हाथ मिला लिया है, और दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ भी एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कहा कि ही इज़ वेरी वरिड about the India and China standoff which is building up on the eastern Ladakh border। उन्होंने व्हाइट हाउस की एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने ये भी कह डाला कि दोनों देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश है, जहाँ की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मोदी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एट द बॉर्डर्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो इस तरीके की बातें कहीं। फिर ये खबर आई कि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी से बातचीत की है। तो दूसरा एक यू टर्न न्यू दिल्ली की तरफ से आता है। न्यू दिल्ली ये कहता है कि जो वहाँ के एमईए के स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो कोई बातचीत ट्रंप से नहीं हुई है, हमारी जो लास्ट एंगेजमेंट थी दैट वाज 4 अप्रैल, और इस तरीके की बातें हुई हैं। तो एक तरफ जो एक डिस्टेंसिंग वाली बात है, डिप्लोमेटिक डिस्टेंसिंग भी भारत अपनी अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन अमेरिका को साथ में वो नाखुश भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो ट्वीट्स में जो रेफरेंस था उसके बारे में कोई मेंशन अनुराग श्रीवास्तव जो एमई के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने नहीं किया। लेकिन साथ में वो भी इंटरेस्टिंग है कि चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स के बिल्डअप के बावजूद जिस तरह से भारत और चाइना ने हाथ भी साथ में मिला लिया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों देश इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है अमेरिका का, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक रीजनल फाइट भी देखी जा रही है, रीजनल फाइट वर्सेस अ फाइट विद अ सुपर पावर डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, और जो इंडिया और चाइना की जो आपस में जो एक साउथ एशिया की जो लड़ाई है, जो एक डोमिनेंस की लड़ाई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो बॉर्डर्स को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेकर लड़ाई तो है, लेकिन जो डोमिनेंस की लड़ाई है उसमें अभी भी अमेरिका वर्सेस इंडिया चाइना टुगेदर की एक लड़ाई देखी जा रही है। और चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ने बहुत इंटरेस्टिंगली इस बात को कहा है कि वी बिलीव इन डायलॉग एंड एंगेजमेंट, और हमारे मैकेनिज्म्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, और भारत और चाइना आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेगा, यानी कि थर्ड पार्टी मीडिएशन का सवाल नहीं पैदा होता। तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनके लिए मजबूरी है, वहाँ पर इलेक्शंस हैं, और उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ये बताना है कि देखिए आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण वो काफ़ी कुछ इस समय विश्व में कर रहे हैं, और बड़े जो सुपर पावर्स हैं साउथ एशिया के, इंडिया और चाइना, उनको भी कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। लेकिन वो बात दूसरी है कि अब इंडिया और चाइना अमेरिका को भी एक लेवल पर अलग थलग करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत के लिए मुश्किल ये है कि वो नहीं कर सकता कंप्लीटली इस बात को। तो बहुत एक टाइट रोप बैलेंसिंग वॉक एक चल रहा है बिटवीन, बट इट्स अ ट्रायंगुलर फाइट इफ यू सी, एक त्रिकोणीय बैटल इस समय देखने को मिल रही है, इंडिया चाइना एंड चाइना वर्सेस अमेरिका एंड इंडिया वर्सेस अमेरिका। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक त्रिकोणीय डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट वॉर इस समय चल रहा है, और अब ये देखना होगा कि कितनी एस्केलेट करती है, क्योंकि जहाँ तक मैन और मटीरियल का सवाल है, दोनों बॉर्डर्स के उस पार चाइनीज साइड ऑफ एलओसी एंड इंडियन साइड ऑफ एलओसी दोनों ने स्केल डाउन नहीं किया है। तो ऐसे में ये लड़ाई कब तक चलेगी? डोकलाम का एग्जाम्पल आपके पास है जो 2017 में हुआ था, 73 दिन वो बिल्डअप चला और वापस चाइनीज़ को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये जो स्टैंड ऑफ है ये कितने दिन चलेगा? ऑब्वियसली द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी कॉर्डियल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन साथ में अगर अमेरिका को दिखाना है तो चीनी और भारत भाई भाई। So that is the kind of engagement which is seen in this triangular fight between India, China and America. तो आपका इस खबर के बारे में क्या सोचना है उसके बारे में बताइएगा, और मैं चलती हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर आज डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर से तनातनी के 2 दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके जरिए सरकारी एजेंसियों को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखने के लिए ज़्यादा शक्ति मिलेगी। बता दें कि ट्रंप ने ट्विटर की ओर से 2 ट्वीट पर फैक्ट चेक को चेतावनी देने के बाद ये कदम उठाया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो क्या है। अब ट्रंप का एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है दैट्स अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसे एक लेजिस्लेशन यानी कि एक कानूनी अप्रूवल नहीं मिला है, और अगर ये कानून नहीं है, अगर लेजिस्लेशन नहीं है, तो इसमें जो कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल है वो नहीं चाहिए, यानी कि एक प्रेसिडेंशियल प्रेरोगेटिव है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। अब इस ऑर्डर में कौन सा वहाँ का लॉ लगता है इसको समझना पड़ेगा। सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, हर देश में कम्युनिकेशंस को लेकर एक एक्ट बनी है, भारत में भी है आईटी कम्युनिकेशंस एक्ट। उसी तरह से अमेरिका की
कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट यानी कि CDA का जो सेक्शन 230 है वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि उनकी अगर कोई लाइबिलिटी है उससे उन्हें बचाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई पोस्ट डिलीट किया है या कोई पोस्ट ऐड किया है या किसी के बारे में लिखा है तो उन्हें एक इम्यूनिटी मिलती है जिसके चलते सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने इस चीज़ को रिवोक कर दिया है, यानी कि जो वो इम्यूनिटी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इस ऑर्डर के ज़रिए वो हट जाती है। यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब वो वल्नरेबल हो गए हैं, सरकार के ऑर्डर के अधीन हो गए हैं। अब ये मामला कब आया? ठीक 2 दिन बाद जब ट्विटर 2 ट्वीट्स जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखे थे वोट थ्रू मेल्स के बारे में जो कैलिफोर्निया इलेक्शंस के लिए, तो उसको फ्लैग किया ट्विटर ने और कहा कि नहीं ये अनसब्सटैंशिएटेड है, उसमें वार्निंग लगा दी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्होंने इस बात को लिखा है कि ट्विटर डूइंग नथिंग अबाउट लाइज प्रोपेगेंडा पुट आउट बाय चाइना। उन्होंने फिर से चाइना को इसमें शामिल कर लिया है कि चाइना जितना भी प्रोपेगेंडा और झूठ को फैला रहा है ट्विटर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन मैंने 2 ट्वीट्स लिखे, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनके ट्वीट्स को फ्लैग किया जा रहा है। तो एक बात उन्होंने कही है और ये इंटरेस्टिंग है कि जो ऑर्डर है, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसके बहाने अब इसी ऑर्डर के तहत जो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि वो एक पिटिशन फाइल करें जिसके ज़रिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे विद फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन कि जिस रूल के तहत इस ऑर्डर को अप्लाई किया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो बिल्कुल साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नकेल कसी जाए, उनको टाइट लीश में रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर उन्होंने ट्विटर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है और उन्होंने खुले शब्दों में ये भी सुना दिया है कि देखिए आप चाइना के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और उनकी पूरी जो बैटल है इस समय, डिप्लोमेटिक, स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, सारी बैटल इस समय ट्रंप की उन्होंने चाइना पर अनलीश कर दी है, चाइना के खिलाफ खोल दिया है। तो ट्विटर पर भी वो कैसे चाइना को छोड़ देंगे, तो उन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए अपनी ट्वीट्स, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो उन्होंने टाइट किया अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, साथ में चाइना को भी घेरे में ले लिया कि देखिए चाइना को ट्विटर फेवर कर रहा है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। उन्होंने फ्री सेंसरशिप की बात कही है कि अगर कोई भी स्पीच या कोई भी पोस्ट को सेंसर किया जाएगा तो वो सोशल मीडिया के खिलाफ इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो द $1 million क्वेश्चन इज that are we living in a free world? Is there a democracy? Is there a freedom of speech? डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पोस्ट को हम फ्लैग नहीं करेंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी निकाल दिया गया है। अब ट्विटर का इस पर क्या जवाब आता है वो देखना होगा। जो CEO जैक डॉर्सी हैं वो उस पर हो सकता है अपनी कोई प्रतिक्रिया दें, अगर वो होगी, कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो इस खबर को लेकर मैं वापस आपके पास आऊँगी। बट इन्जॉय द फ्री डेज। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया है, भगवान न करे ऐसा कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपने देश में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हाल है वो सबके सामने है। भारत की सरकार भले इस बात को कहती है नहीं, हमारा तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखते हैं, बहुत फ्री स्पीच है, प्रेस को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो भी स्वतंत्रता से बोलता है वो एंटी नेशनल बन जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है और कोरोना के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपके खिलाफ लगा दी जाती है। तो कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हम जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल जो ट्रंप का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इज गोइंग टू वर्क एज एन एग्जांपल फॉर अदर नेशंस एंड थैंक गॉड, आई जस्ट होप दैट द अदर नेशंस डोंट एम्युलेट दिस। लेकिन ट्विटर का क्या रिएक्शन इस पर आएगा उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। तो हमारी इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पे। आपके स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, उस ईमेल आईडी पे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। See you on Monday again because this program is only from Monday to Friday. So I'll see you on Monday with top 5 big stories on It's Not Fake. Thank you so much.